नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान आधुनिक शिक्षा और प्रेस का विकास। और शुरुआत एक बड़े ही रोचक तथ्य से करते हैं। 1813 की बात है। ब्रिटिश संसद ने तय किया कि भारत में विद्वानों को बढ़ावा देने और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा के लिए सालाना हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। पर क्या ये पैसा तुरंत इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ। इस पर सालों तक बहस चलती रही कि भाई पढ़ाया क्या जाए, भारत का पारंपरिक ज्ञान या पश्चिम का, और जबान कौन सी हो, माध्यम क्या हो। चलिए इसी उलझन से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो ये जो आधुनिक शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, इसकी नींव कैसे पड़ी? हाँ, ये तो पता है कि 1781 में कलकत्ता मदरसा बना जी। और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज भी, ये तो पहले से थे। लेकिन जो सरकारी पहल थी वो 1813 के चार्टर एक्ट से आई, जिसने ये 1 लाख रुपए अलग रखे। पर असली बहस तो जैसा आपने कहा इसके बाद ही शुरू हुई। बिल्कुल। ये जो 1 लाख रुपए थे, ये अगले 20 साल तक ठीक से खर्च ही नहीं हो पाए, क्योंकि ये बहस बहुत तीखी थी। एक तरफ थे प्राच्यवादी, मतलब ओरिएंटलिस्ट्स, जो मानते थे कि भारत की अपनी जो पारंपरिक शिक्षा है, संस्कृत, अरबी, फारसी में, उसी को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी तरफ थे आंग्लवादी, एंग्लिसिस्ट्स। इनका जोर था कि नहीं, भारतीयों को अगर आधुनिक बनाना है तो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान पढ़ाना होगा, और वो भी अंग्रेजी भाषा के जरिए। अच्छा। तो ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल भारत के भविष्य को लेकर दो अलग-अलग दृष्टिकोणों का टकराव था कि भारत को किस दिशा में ले जाना है। और आखिर में हम देखते हैं कि 1835 में लॉर्ड मैकॉले की सोच जीत गई। जी हाँ। देखिए, विलियम बेंटिंग की सरकार थी तब, और उन्होंने तय कर लिया कि सरकारी पैसा मुख्य रूप से अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च होगा। मैकॉले की सोच के पीछे का तर्क क्या था असल में? देखिए, मैकॉले का मकसद सिर्फ अंग्रेजी सिखाना भर नहीं था। उनका उद्देश्य थोड़ा ज्यादा गहरा था। वो एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे भारत में, जैसा उन्होंने खुद लिखा, जो रंग और खून से तो भारतीय हों, पर रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। ओह, मतलब एक ऐसा बिचौलिया वर्ग जो ब्रिटिश शासन को चलाने में, उनके प्रशासन में मदद कर सके। एक तरह से कहें तो ये सिर्फ शिक्षा नीति नहीं थी, ये एक सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास था। इसका असर तो शायद आज तक महसूस होता है। बिल्कुल। और इसी सोच से जुड़ी थी वो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत वाली बात, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, है तो अजीब। इसका मतलब क्या था और नतीजा क्या निकला इसका? इसका सीधा सा मतलब ये निकाला गया कि शिक्षा जो है वो ऊपर से छनकर नीचे तक पहुंचेगी। छनकर? यस। मतलब ये कि पहले समाज के जो ऊंचे तबके के प्रभावशाली लोग हैं थोड़े से, हाँ। उनको अच्छी अंग्रेजी शिक्षा दे दो। हाँ। और फिर ये उम्मीद की गई कि ये लोग खुद ब खुद इस ज्ञान को, इन विचारों को आम जनता तक, नीचे तक पहुंचा देंगे। अच्छा, मतलब सरकार की जिम्मेदारी बस ऊपर वालों तक? हाँ, शुरुआती सोच यही थी। हाँ। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोलने पर तो ध्यान दिया गया, हाँ। लेकिन आम लोगों के लिए उनकी अपनी भाषाओं में जो प्राथमिक शिक्षा थी उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। ये मान लिया गया कि भाई संसाधन सीमित है तो यही तरीका ठीक है। ये तो वाकई बहुत ही टॉप डाउन नजरिया था। हाँ। क्या इसमें कभी कोई बदलाव आया? क्योंकि फिर 1854 में चार्ल्स वुड का एक डिस्पैच आता है जी। और उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऐसा क्या खास था उसमें जो इतना बड़ा नाम दिया गया? हाँ, वुड्स डिस्पैच वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसे मैग्ना कार्टा कहने की वजह ये है कि इसने पहली बार भारत के लिए एक पूरी तरह से व्यवस्थित और व्यापक शिक्षा नीति की रूपरेखा सामने रखी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसने आधिकारिक तौर पर उस अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को नकार दिया। अच्छा, हाँ, और कहा कि जन शिक्षा, मतलब आम लोगों तक शिक्षा पहुंचाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसने सिफारिश की कि जो प्राइमरी शिक्षा है वो स्थानीय भाषाओं में, वर्नैक्युलर में होनी चाहिए। हाई स्कूल लेवल पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों का इस्तेमाल हो, जिसे एंग्लो वर्नैक्युलर कहा गया। और कॉलेज? और कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। तो मतलब एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश थी, प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक। बिल्कुल, एक पूरी सीढ़ी बनाने की कोशिश की गई। प्राइमरी स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज और सबसे ऊपर विश्वविद्यालय। हर प्रांत में एक अलग शिक्षा विभाग बनाने की बात कही गई। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए संस्थान खोलने की बात हुई। और एक और अहम चीज थी निजी स्कूलों को सरकारी मदद देने की व्यवस्था, जिसे ग्रांट्स इन एड कहते हैं।
कुछ शर्तों के साथ। और विश्वविद्यालय भी इसी के तहत बने? जी हाँ, इसी डिस्पैच की सिफारिश पर 1857 में ठीक गदर के साल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर। अच्छा। ये शुरू में मुख्य रूप से परीक्षा लेने और डिग्री देने वाली संस्थाएं थीं। और एक रोचक बात आपने बताई थी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हाँ, कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो पहले ग्रेजुएट थे उनमें से एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी थे। 1858 में उन्होंने डिग्री ली। कमाल है। अच्छा, वुड्स डिस्पैच में महिला शिक्षा के बारे में भी कुछ था। उससे पहले भी तो कुछ कोशिशें हुई थी शायद। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। वुड्स डिस्पैच ने पहली बार सरकारी तौर पर खुलकर महिला शिक्षा का समर्थन किया। ये एक बड़ी बात थी। इससे पहले, जैसा आपने कहा, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर कोशिशें जरूर हो रही थीं, जैसे जेईडी बेथ्यून का नाम आता है। हाँ, बेथ्यून स्कूल। जी, उन्होंने 1849 में कलकत्ता में बेथ्यून स्कूल शुरू किया था। बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान समाज सुधारक भी इससे जुड़े। उन्होंने तो खुद बंगाल में कई बालिका विद्यालय खुलवाए। लेकिन वुड्स डिस्पैच ने इसे सरकारी नीति का हिस्सा बना दिया, समर्थन दिया। वुड्स डिस्पैच के बाद भी तो सुधार की प्रक्रिया चलती रही। 1882 में एक हंटर आयोग बना था। उसका क्या फोकस था? जी, लॉर्ड रिपिन दिसंबर में ये हंटर आयोग बना। इसका मुख्य काम था वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा में क्या प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करना, खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा के स्तर पर। इसकी एक बहुत अहम सिफारिश ये थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका नियंत्रण और प्रबंधन जो है वो स्थानीय निकायों को, मतलब जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं को सौंप देना चाहिए। अच्छा, मतलब लोकल लेवल पर ज्यादा जिम्मेदारी। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक कदम कह सकते हैं। और इसने फिर से इस बात पर चिंता जताई कि महिला शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी है, खासकर प्रेसिडेंसी शहरों के बाहर, और उसे बढ़ावा देने के लिए और ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। फिर 20वीं सदी में हम आते हैं तो रैले आयोग का नाम सुनते हैं 1902 में, और सैडलर आयोग 1917 में। क्या ये भी उतने ही महत्वपूर्ण थे? देखिए, ये भी अहम थे, लेकिन शायद उनका प्रभाव उतना बुनियादी नहीं था जितना मैकॉले या वुड का। रैले आयोग जो लॉर्ड कर्जन के समय बना था, उसका मुख्य फोकस विश्वविद्यालयों की स्थिति पर था, उनकी कार्यप्रणाली, उनका स्टैंडर्ड सुधारने पर। इसी के बाद 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। और सैडलर आयोग, उसमें तो भारतीय सदस्य भी थे शायद। हाँ, सैडलर आयोग में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद जैसे भारतीय सदस्य भी थे। ये बना तो मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को देखने के लिए था, लेकिन इसकी सिफारिशें काफी व्यापक थीं। इसने एक बड़ी बात कही कि अगर यूनिवर्सिटी शिक्षा सुधारनी है तो पहले स्कूल की शिक्षा को सुधारना होगा। अच्छा। हाँ, और स्कूल की पढ़ाई 12 साल की होनी चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट तक। उसके बाद ही छात्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। और इसने अलग से माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड बनाने की भी सिफारिश की थी। तो एक तरह से स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच का पुल बनाने की बात थी। जी बिल्कुल। और कोई अहम पड़ाव शिक्षा के सफर में आजादी से पहले तक? हाँ, कुछ और नाम भी जरूरी हैं। जैसे 1929 में हार्टॉग समिति बनी। उसने कहा कि भाई सिर्फ संख्या बढ़ाने पर जोर मत दो, शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दो, खासकर प्राइमरी लेवल पर। बहुत ज्यादा विस्तार के चक्कर में स्तर गिर रहा है। गुणवत्ता पर जोर। जी। फिर 1937 की वर्धा योजना आई, जो गांधी जी के नई तालीम के विचारों पर आधारित थी। जाकिर हुसैन समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था। इसमें मातृभाषा में शिक्षा, हाथ के काम के जरिए सीखना, मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और 7 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात थी। ये तो काफी प्रगतिशील विचार थे उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। और फिर 1944 में सार्जेंट योजना आई, जिसने आजादी के बाद की शिक्षा व्यवस्था का एक खाका खींचा। इसने भी 6 से 11 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। और आजादी के बाद यूजीसी का गठन हुआ? जी, आजादी के ठीक बाद 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना, और उसी की सिफारिशों के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना हुई, जो आज भी भारत में उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण नियामक है। तो ये शिक्षा का सफर तो वाकई काफी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा। नीतियों का बनना, बदलना, बहसें होना। चलिए, अब विचारों को फैलाने के एक और बड़े माध्यम की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रेस की तरफ। शिक्षा का असर तो कहीं ना कहीं प्रेस पर भी पड़ा ही होगा। यकीनन। भारत में ये प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये भी अंग्रेजों के साथ ही आई? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेजों से पहले आ गया था। 16वीं सदी में ही पुर्तगाली मिशनरी से गोवा ले आए थे। ओह, पुर्तगाली। हाँ,
उनका मुख्य मकसद था अपनी धार्मिक किताबें छापना और धर्म का प्रचार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अपना पहला प्रेस काफी बाद में लगाया, 1684 में बॉम्बे में, और वो भी शुरू में कोई बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे प्रेस को लेकर। क्यों, डरते थे क्या? शायद, हाँ। उन्हें लगता था कि अगर यहाँ की बातें ज्यादा छपने लगीं और वो इंग्लैंड पहुंच गईं तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। नियंत्रण रखना चाहते थे। तो फिर भारत का अपना पहला अखबार कब और किसने शुरू किया? भारत का पहला अखबार निकला 1780 में कलकत्ता से। नाम था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट? जी। और इसे शुरू किया था जेम्स ऑगस्टस हिकी नाम के एक अंग्रेज ने। वो कंपनी का कर्मचारी नहीं था, एक स्वतंत्र व्यक्ति था। हिकी का अंदाज बड़ा ही, कह सकते हैं, निर्भीक और आलोचनात्मक था। वो कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों की निजी जिंदगी और उनके कामकाज पर खुलकर लिखते थे, कटाक्ष करते थे। अच्छा, तो सरकार को ये पसंद नहीं आया होगा? बिल्कुल पसंद नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि जल्दी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से उनकी ठन गई। उन पर मुकदमे हुए और आखिरकार 1782 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। तो शुरुआत ही टकराव से हुई। हाँ, ये शुरुआत ही दिखाती है कि प्रेस और सत्ता के बीच का जो ये तनावपूर्ण रिश्ता है वो कितना पुराना है। भारतीयों ने कब इस माध्यम का इस्तेमाल करना शुरू किया? राजा राममोहन रॉय का नाम बहुत अहमियत रखता है इस मामले में, है ना? बिल्कुल। राजा राममोहन रॉय जैसे जो समाज सुधारक थे, उन्होंने प्रेस की असली ताकत को पहचाना। उन्होंने समझा कि ये सिर्फ खबरें देने का जरिया नहीं है, ये विचारों को फैलाने, बहस छेड़ने और समाज को जगाने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। इसीलिए उन्होंने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी शुरू किया। संवाद कौमुदी? जी। और फिर 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार निकाला। ये उन शुरुआती प्रयासों में से थे जहां भारतीयों ने सामाजिक सुधार और जनमत तैयार करने के लिए प्रेस का इस्तेमाल किया। लेकिन हिकी के अनुभव से तो यही लगता है कि सरकार शुरू से ही प्रेस को काबू में रखना चाहती होगी। हाँ, ऐसा ही लगता है। जैसे जैसे प्रेस का असर दिखने लगा, खासकर भारतीय भाषाओं के अखबारों का, सरकार को चिंता होने लगी। उन्हें लगा कि इस पर लगाम कसनी जरूरी है। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने तो एक तरह से प्री सेंसरशिप ही लागू कर दी थी। प्री सेंसरशिप मतलब छापने से पहले दिखाना पड़ता था? हाँ, छापने से पहले सरकारी सचिव को दिखाना पड़ता था। ये बहुत सख्त कदम था। फिर 1823 में जॉन एडम्स, जो थोड़े समय के लिए गवर्नर जनरल बने थे, उन्होंने एक लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट लागू किया। इस 1823 के एक्ट में क्या था और क्या इसका निशाना खासतौर पर भारतीय थे? इस कानून ने कहा कि बिना सरकारी लाइसेंस के कोई भी प्रिंटिंग प्रेस चला नहीं सकता, ना ही इस्तेमाल कर सकता है। और सरकार के पास ये अधिकार था कि वो जब चाहे लाइसेंस रद्द कर सकती थी। ऐसा माना जाता है, और काफी हद तक सही भी है, कि ये कानून खास तौर पर भारतीय भाषाओं के अखबारों और भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे प्रेस को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। और राजा राम मोहन राय पर भी इसका असर पड़ा? जी हाँ, राजा राम मोहन राय को इसी कानून की वजह से अपना फारसी अखबार मिरात उल अखबार बंद करना पड़ा। उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो बड़ी सख्ती थी। लेकिन फिर एक नाम आता है, चार्ल्स मेटकाफ का, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये कैसे हुआ? ये विरोधाभास क्यों? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। 1835 में चार्ल्स मेटकाफ थोड़े समय के लिए कार्यवाहक गवर्नर जनरल बने। वो थोड़े उदार विचारों के माने जाते थे। उन्होंने आते ही 1823 के इस सख्त लाइसेंसिंग एक्ट को रद्द कर दिया। ओह, रद्द कर दिया? हाँ, और एक नया काफी आसान कानून लाए। उसमें बस इतना था कि जो भी प्रेस का मालिक या प्रिंटर है, उसे अपने प्रेस की जगह की सही जानकारी सरकार को देनी होगी, बस। इस कदम का भारतीय प्रेस ने और जो उदारवादी अंग्रेज थे, उन्होंने जबरदस्त स्वागत किया। और इसी वजह से मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाने लगा। तो क्या इसके बाद प्रेस को आज़ादी मिल गई? क्या ये आज़ादी बनी रही? दुर्भाग्य से ये आज़ादी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाई। 1857 का जो महाविद्रोह हुआ, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। विद्रोह के उस माहौल में सरकार को फिर से लगा कि प्रेस, खासकर भारतीय भाषाओं का प्रेस, बागी भावनाओं को भड़का रहा है। इसलिए उस पर फिर से सख्त नियंत्रण जरूरी है। तो फिर से कानून आया। हाँ, 1857 में विद्रोह के दौरान ही 1 साल के लिए फिर से लाइसेंसिंग एक्ट लागू कर दिया गया। इसे गैगिंग एक्ट भी कहा गया, मतलब मुंह बंद करने वाला कानून। और इस बार ये अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषाओं के प्रेस पर लागू था।
सरकार को किसी भी प्रकाशन को रोकने का पूरा अधिकार मिल गया। और इसके बाद आया वो कानून जिसकी बहुत चर्चा होती है, 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट। ये इतना बदनाम क्यों है? लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया ये एक्ट भारतीय प्रेस के इतिहास में एक बहुत ही, कह सकते हैं, दमनकारी कानून माना जाता है। इसका नाम ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, यानी ये खास तौर पर देसी भाषाओं के अखबारों को निशाना बनाने के लिए ही लाया गया था। अंग्रेजी अखबारों पर ये लागू नहीं होता था। ऐसा क्यों? सिर्फ देसी भाषाओं पर ही क्यों? क्योंकि उस दौर में 1870 के दशक में राष्ट्रवादी भावनाएं काफी तेजी से बढ़ रही थीं और भारतीय भाषाओं के जो अखबार थे वो अकाल, सरकारी नीतियां, खर्चों जैसे मुद्दों पर सरकार की बहुत तीखी आलोचना कर रहे थे। सरकार को लगा कि ये अखबार जनता को भड़का रहे हैं, राजद्रोह फैला रहे हैं, इसलिए इन्हें चुप कराना जरूरी है। इसमें ऐसे क्या प्रावधान थे जो इसे इतना सख्त बनाते थे? इस कानून ने जिला मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा ताकत दे दी थी। वो किसी भी वर्नाक्युलर अखबार के प्रिंटर या पब्लिशर को बुलाकर एक बॉन्ड साइन करने के लिए कह सकता था। बॉन्ड? किस बात का? इस बात का कि वो सरकार के खिलाफ कोई असंतोष फैलाने वाली सामग्री नहीं छापेंगे या अलग अलग नस्ल, धर्म, जाति के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाली कोई चीज नहीं छापेंगे। मजिस्ट्रेट उनसे जमानत की रकम, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांग सकता था। और अगर फिर भी छापा तो फिर अगर मजिस्ट्रेट को लगता कि अखबार ने बॉन्ड का उल्लंघन किया है तो वो जमानत जब्त कर सकता था और प्रेस की मशीनरी तक को जब्त कर सकता था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि मजिस्ट्रेट का फैसला आखिरी माना जाता था। उसके खिलाफ कोई अपील, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो सकती थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा सख्त था। इसका असर क्या हुआ? क्या अखबार डर गए? हाँ, इसका विरोध तो बहुत हुआ पूरे देश में, लेकिन असर भी पड़ा। एक बहुत मशहूर किस्सा है अमृत बाजार पत्रिका का। हाँ, सुना है। ये अखबार उस समय बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपता था। जैसे ही ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया, इसके मालिकों ने रातों रात इसे पूरी तरह से अंग्रेजी अखबार में बदल दिया। रातों रात? जी हाँ, क्योंकि कानून सिर्फ वर्नाक्युलर यानी देसी भाषाओं के प्रेस पर लागू होता था। अंग्रेजी अखबार बनने के बाद वो इस कानून की जद से बाहर हो गए। कमाल है, मतलब कानून से बचने के लिए भाषा ही बदल दी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो कानून कितना डराने वाला था और सरकार देसी आवाजों को दबाने के लिए कितनी उतावली थी। लेकिन क्या ये कानून लंबे समय तक चला? नहीं, ये ज्यादा लंबा नहीं चला। लॉर्ड लिटन के बाद जब लॉर्ड रिपन आए, जो थोड़े उदार माने जाते थे, तो उन्होंने 1882 में इस कानून को रद्द कर दिया। तो रिपन ने इसे रद्द कर दिया? हाँ। उसके बाद क्या सब ठीक हो गया प्रेस के लिए? पूरी तरह से तो नहीं कह सकते। देखिए, जैसे जैसे भारत में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ता गया, सरकार और राष्ट्रवादी प्रेस के बीच ये लुका छुपी का खेल चलता रहा। सरकार समय समय पर प्रेस पर नकेल कसने के लिए नए नए कानून लाती रही। जैसे 1908 में न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट आया, जो आपत्तिजनक सामग्री छापने पर प्रेस जब्त करने का अधिकार देता था। फिर 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट आया, जिसमें वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसी ही कई सख्त बातें दोबारा डाल दी गईं। फिर से? हाँ, हालांकि बाद में 1921 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक प्रेस कमेटी बनी, जिसकी सिफारिशों पर 1908 और 1910 के ये दमनकारी कानून हटाए गए। लेकिन फिर 1931 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सरकार फिर से एक सख्त कानून ले आई, इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट। तो ये सिलसिला चलता रहा। इसी दौर में तिलक जैसे बड़े नेताओं ने भी तो प्रेस का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई के लिए किया, और एक नाम कृष्णदास पाल का भी आता है। बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक का उदाहरण तो बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने मराठी अखबार केसरी और अंग्रेजी अखबार महारत्ता का इस्तेमाल राष्ट्रवादी विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने और अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों की जोरदार आलोचना करने के लिए किया। और उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ, उन्हें कई बार देशद्रोह के मुकदमे झेलने पड़े, लंबी सजा हुई, जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रेस को राष्ट्रवाद का एक ताकतवर हथियार बना दिया। वहीं कृष्णदास पाल हिंदू पैट्रियट अखबार के संपादक थे। वो अपनी संतुलित लेकिन बहुत प्रभावी और तार्किक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। इसीलिए उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, प्रिंस ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहा गया। तो साफ है कि प्रेस ने आजादी की लड़ाई में बहुत ही अहम भूमिका निभाई, तमाम पाबंदियों के बावजूद। निश्चित रूप से। तो हमने आज देखा कि कैसे भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई,
एक तरफ मैकॉले की वो सोच थी जो एक खास तरह का अंग्रेज भारतीय वर्ग बनाना चाहती थी। तो दूसरी तरफ वुड्स डिस्पैच जैसे प्रयास भी हुए, जिन्होंने पहली बार जन शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर डाली। विश्वविद्यालयों की नींव पड़ी, लेकिन भाषा क्या हो, पाठ्यक्रम क्या हो, ये बहसें लगातार चलती रहीं। और प्रेस का सफर भी कम नाटकीय नहीं रहा। हिक्की की बगावत से शुरू होकर राममोहन राय जैसे सुधारकों ने उसे समाज सुधार की आवाज दी। मेटकाफ ने उसे कुछ समय के लिए आज़ादी दी, तो लिटन जैसे वाइसराय ने उसे छीनने की भरपूर कोशिश की। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जैसे काले कानून आए और गए। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद प्रेस लगातार सत्ता से सवाल पूछता रहा, टकराता रहा, और तिलक जैसे नेताओं के हाथों में वो राष्ट्रवाद का एक प्रमुख हथियार भी बना। कुल मिलाकर देखें तो ये एक धीमी प्रक्रिया थी, क्रमिक विकास था। शिक्षा शुरू में ऊपर से नीचे की ओर आई, बाद में उसका दायरा बढ़ाने की कोशिशें हुई। बिल्कुल। और प्रेस ने आज़ादी और पाबंदियों के कई दौर देखे, लेकिन दोनों ही शिक्षा और प्रेस समय के साथ धीरे धीरे सामाजिक बदलाव लाने और राजनीतिक चेतना जगाने के बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बन गए। इसमें सरकारी नीतियां तो थी ही, लेकिन भारतीयों की अपनी पहल, समाज सुधार आंदोलन और देश का जो बदलता हुआ सामाजिक राजनीतिक माहौल था, उन सब ने मिलकर इनके विकास की दिशा तय की। जाते जाते बस एक विचार मन में आता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं।